हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आरएएस सफलता सीरीज 2023, जिसमें आपको आरएएस सिलेबस के अनुरूप, आरएएस प्री सिलेबस के अनुरूप 10 हाई क्वालिटी के टेस्ट मिल जाएंगे। तो देर ना करो, अभी प्ले स्टोर पे जाओ और मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, या एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप जो मुलान एकेडमी एप्लीकेशन उसे इंस्टॉल कर लो और आरएस सफलता सीरीज में एनरोल कर लो। अच्छा, इन टेस्ट की कॉस्ट कितनी लगेगी? तो आपको 101 रुपये की कॉस्ट लगेगी, जिसमें आपको 10 हाई क्वालिटी के टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं टेस्ट की वीडियो व्याख्या की कड़ी में चौथे पेपर का पार्ट 2, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यानी इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, यानी पर्वतों के प्रकार दे रखे हैं और पर्वतों के नाम दे रखे हैं, तो कौन सा पर्वत है उस श्रेणी का नहीं है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। पहला है एंडीज पर्वत है, वलित पर्वत है क्या? बिल्कुल सही है। साल्ट रेंज है, वो अवशिष्ट पर्वत है क्या? इसको बाद में देखेंगे। माउंट रेनियर ज्वालामुखी पर्वत है क्या? बिल्कुल, माउंट रेनियर है, वो ज्वालामुखी पर्वत ही है। यानी जो साल्ट रेंज है वो अवशिष्ट पर्वत नहीं है। अगर साल्ट रेंज अवशिष्ट पर्वत नहीं है तो फिर किस प्रकार का पर्वत है? तो देखो, जो साल्ट रेंज है ना, वो ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन है। जैसे भारत पाकिस्तान में तो साल्ट रेंज हो गया। साल्ट रेंज है कहाँ का? पाकिस्तान का है। और भारत में सतपुड़ा है, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा यूएसए में कैलिफोर्निया जो जगह है, वहां का सियरा नेवादा पर्वत है। क्या नाम है? सियरा नेवादा। ये पर्वत भी कहाँ का है? ये यूएसए के, और इसका कौन से टाइप का पर्वत है? तो ये ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। इसके अलावा बात करते हैं वलित पर्वत। तो देखो, अपना हिमालय पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया। ये किस प्रकार के पर्वत की श्रेणी में आते हैं? तो ये वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। और सबसे ऊंचे जो पर्वत है वर्तमान में, जैसे हिमालय हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, तो ये क्या है? ये वलित पर्वत के ही उदाहरण है। यानी सर्वाधिक ऊंचाई लिए लिए हुए पर्वत कौन से है? वलित पर्वत ही है। ब्लॉक पर्वत की हमने बात कर ली। ज्वालामुखी पर्वत, तो जो माउंट रेनियर है। अब प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि माउंट रेनियर कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका में है। ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट फ्यूजियामा, ये भी ज्वालामुखी है। और तंजानिया का माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो भी किससे बना हुआ? ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है। अगर अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो अपना अरावली पर्वत है। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत हो गया, ये भी अवशिष्ट में आता है। अच्छा, यूएसए में अल्पेशियन पर्वत श्रेणी है। जिस प्रकार राजस्थान में या भारत में अरावली पर्वत श्रेणी है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, उसी प्रकार से यूएसए में अल्पेशियन पर्वत श्रेणी है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो प्रश्न फिर इस प्रकार बनेगा: अल्पेशियन पर्वत श्रेणी यूएसए, माउंट फ्यूजियामा जापान, माउंट रेनियर अमेरिका, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया अमेरिका, साल्ट रेंज पाकिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनकी दोनों कैटेगरीज ध्यान रखनी है, यानी कौन सा पर्वत कहाँ पे है और ये पर्वत कौन सी श्रेणी का है। अरावली अवशिष्ट की श्रेणी में आती है और माउंट रेनियर ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सी नदी है जिसको विषुवत रेखा काटती है? कौन सी नदी है जिसको विषुवत रेखा काट रही है? तो मैग्डलेना नदी, अमेजन नदी, ऑर्निको नदी या पराना नदी? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जो अमेजन नदी है ये विषुवत रेखा को काटती है। ठीक है ना, या इसे विषुवत रेखा काटती है, किसी प्रकार भी समझ सकते हो। अगर हम बात करें अमेजन नदी के बारे में, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आयतन के अनुपात हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई के मामले में दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि नील नदी है वो सबसे लंबी नदी मानी गई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अमेजन नदी की। तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ की नदी है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है और पेरू देश है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये जाके गिरती कहाँ पे है? तो जो एस आकार का महासागर है, जिसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, जो यूएसए के पूर्वी भाग में है और दक्षिण अमेरिका के भी पूर्वी भाग में होगा, वहां पे जाके ये नदी यानी जो अमेजन नदी है वो गिरती है। अब विषुवत रेखा इसे काटती है, लेकिन जो इसका मुहाने वाला हिस्सा है वहां पे काटती है।
और जैसा कि हमने बात करी कि आयतन की दृष्टि से तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई के मामले में नील के बाद इसका दूसरा नंबर है। इसका बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न है, क्योंकि यहीं पे अमेजन के वर्षा वन, और इन्हें क्या कहते हैं, विश्व के फेफड़े भी कहते हैं। ये अमेजन नदी के अमेजन वर्षा वन इसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। अच्छा, मदिरा या मडीरा, इस नदी का संबंध या कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो मडीरा भी अमेजन की सहायक नदी है। और अमेजन नदी इधर से आ रही है और एक नदी आ रही है निग्रो, ठीक है। इनके संगम पे एक जो शहर बसा है उसका नाम है मानोस। और ये जो मानोस है ये रबड़ संग्रहण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? रबड़ संग्रहण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। और ये जो मानोस शहर है वो कौन सी नदी के संगम पे अवस्थित है? एक तो निग्रो नदी है, एक अमेजन नदी है। इन दोनों के संगम पे जो शहर बसा है उसका नाम है मानोस। और मदिरा नदी किसकी सहायक है? तो अमेजन की है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन होगी। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? आयतन छोड़ो, लंबी नदी है नील, और दूसरे नंबर पे अमेजन नदी। और इस नदी अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। आगे चलते हैं। रिले कृषि क्या है? तो देखो, रिले कृषि क्या होती है? फसल को तो काटा ही नहीं, और फसल को काटे बगैर जो खाली जगह होती है, जैसे मान लीजिए आपने इस प्रकार से फसल बो रखी है, अब इस फसल के बीच में जो जगह बची हुई है ना, उसमें कोई दूसरी फसल को बो देना, इसको काटे बिना, तो इस प्रकार की खेती को कहते हैं रिले खेती। क्या कहते हैं? रिले खेती। अब देखो, कुछ प्रकार की खेती हैं, जैसे पड़ती भूमि किसे कहते हैं? तो जैसे आपने किसी भूमि को उपजाऊपन बरकरार रखने के लिए किसी साल उस पर कृषि नहीं की, खेती नहीं की, तो इस प्रकार की खेती को कहते हैं पड़ती भूमि। जैसे मान लीजिए आपने इस बार बाजरा बोया इस जमीन पे, और अगले साल आपने इसको कुछ भी नहीं बोया, इसे ऐसे ही छोड़ दिया, और इससे अगले साल आपने इसे बोया, तो इस जो अब छोड़ा है ना खाली आपने इसे, तो इसे कहते हैं पड़ती भूमि। और एक ही कृषि भूखंड पे खेती भी करना, पशुपालन भी करना, तो इसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। और फसलों को बदल बदल के बोना, जैसे इस बार आपने बाजरा बो लिया उस जमीन पे, अगली बार आपने उस पर गवार बो लिया, उसके अगली बार मोठ, उसके अगली बार मूंग। तो इस प्रकार से बदल बदल के खेती की जाती है किसी क्षेत्र विशेष पे, उसे कहते हैं चक्रीय कृषि। क्या कहते हैं? चक्रीय कृषि। इंडिया में मिश्रित कृषि और चक्रीय कृषि प्रचलित है, क्योंकि ये कहाँ पे की जाती है? जहाँ पे भूमि जोत की तो जो इलाका है वो कम है और उस पर निर्भरता लोगों की अधिक है, तब मिश्रित खेती, चक्रीय खेती, इस प्रकार की खेती की जाती है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी हमें एक क्षेत्र विशेष का नाम दे रखा है और कुछ धातु दे रखे हैं, और उनका उससे संबंध है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना है। तो किम्बरले है, ये साउथ अफ्रीका में है, और ये हीरे से संबंधित है, क्योंकि हीरे की खान है, तो बिल्कुल सत्य है, पहले वाला बिल्कुल सही है। बाद में है विट वाटरसलैंड। विट वाटरसलैंड, तो विट वाटरसलैंड है, ये सोने की खान है। कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। और ये किससे संबंधित है? विट वाटर सैंड, तो ये है सोने से। क्या है? विट वाटर सैंड किससे संबंधित है? सोने से संबंधित है। कटंगा, कटंगा तांबा से। कटंगा किससे है? तांबा से। लेकिन जो सार क्षेत्र है, सार क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? देखो, सार है वो जर्मनी का क्षेत्र है, जर्मनी की खान है, और ये लौह अयस्क के लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए है? तो ये लौह अयस्क की जगह ये कोयले से संबंधित है। तो सार जो खान है वो किससे संबंधित है? कोयले से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन सा प्रोटोकॉल है वह संबंधित है? हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है इनमें से नगोया प्रोटोकॉल। अगर नगोया प्रोटोकॉल की बात करें, ये कब गठित हुआ या कब इसे स्वीकार किया गया, तो ये 2010 में सम्मेलन हुआ था। नगोया जापान का एक शहर है। कहाँ का? नगोया है वो जापान का एक शहर है। वहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था वो नगोया प्रोटोकॉल, वहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। कब? 2010 में। और उद्देश्य क्या था? आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के
स्वास्थ्य और समान बंटवारा से संबंधित था। इसमें जंगलों की बात करी गई, जो आपके कोरल रीफ है उसकी बात की गई, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की रक्षा की बात की गई। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। नगोया का प्रमुख उद्देश्य जंगलों की, कोरल रीफ की, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना प्रमुख उद्देश्य था। क्या भारत भी नगोया संधि का सदस्य था? तो बिल्कुल, भारत भी उस समय नगोया संधि का सदस्य था। और इस संधि में कुछ महत्वाकांक्षी बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए, जिन्हें हम आईची टारगेट्स के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार बनता है कि आईची टारगेट का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर क्या होगा? नागोया प्रोटोकॉल से। ठीक है। और नागोया सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में। नागोया जापान का एक शहर है जिसका सीधा संबंध बायोडाइवर्सिटी से था। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम सेट करना है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जाना है। तो देखो इसका आंसर होगा, सबसे ऊपर है आपकी कच्छ की पहाड़ी। कौन सी है? कच्छ की। तो उत्तर से दक्षिण इसको सेट करते हैं। सबसे ऊपर इनमें से है कच्छ। कच्छ के बाद आती है मांडव पहाड़ी। ठीक है, मांडव पहाड़ी, कच्छ, कच्छ के नीचे मांडव, मांडव पहाड़ी के बाद आएगी बरदा पहाड़ी। कौन सी आएगी? बरदा पहाड़ी। बरदा पहाड़ी के बाद में आएगी गिरनार पहाड़ी। ठीक है, और गिरनार पहाड़ी के नीचे आएगी गिर पहाड़ी। ठीक है, तो जो गिर और गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, गिर नेशनल पार्क, वो इन गिर पहाड़ियों में ही अवस्थित है। तो देखो अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के पहाड़ियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया गुजरात के पहाड़, एक पश्चिमी घाट के पहाड़, एक पूर्वी घाट के पहाड़। और गुजरात के पहाड़ों में हमने जैसे मोटा मोटी बात करी, इसमें एक तो कच्छ के रण के हो गए, कच्छ के रण के पहाड़, एक सौराष्ट्र के क्षेत्र के पहाड़। अब इनको कुछ भागों में बांटा, जैसे कच्छ का रण, मांडव, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। तो इनका संबंध किससे है? तो देखो कच्छ आप आइडेंटिफाई कर लोगे, गिरनार और गिर भी कर लोगे, लेकिन मांडव और बरदा पहाड़ी ये आपको याद रखना है कि ये गुजरात में कौन कौन सी है। एक तो मांडव पहाड़ी है और एक है बरदा। ठीक है, मांडव और बरदा पहाड़ियों का संबंध कौन से राज्य से है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? गुजरात से। ठीक है, और उत्तर से सबसे ऊपर कच्छ, सबसे नीचे गिर। कच्छ पहाड़ी सबसे उच्चतम बिंदु, अगर हम इन पहाड़ियों के सबसे उच्चतम बिंदु की बात करें तो देखो कालो डंगर, कच्छ पहाड़ी का सबसे ऊंचा बिंदु कालो डंगर जब कहते हैं। इसके अलावा बरदा पहाड़िया का आबपरा, आबपरा है। गिरनार पहाड़ी की बात करते हैं तो रोवात पहाड़ी, और नहीं गोरखनाथ सबसे ऊंचा पॉइंट है। गिर पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पे ऐसे शेर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य बिंदु हमने गुजरात की पहाड़ियों के बारे में देख लिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी है जो कृत्रिम झील है? कोल्लेरू, कोडाईकनाल, नैनीताल या रेणुका? तो देखो कोल्लेरू, नैनीताल और रेणुका है ना, ये तो प्राकृतिक झील है, लेकिन कोडाईकनाल झील है ना, ये एक प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील है। सॉरी, कहाँ पे है कोडाईकनाल? इसे कोडाई नाम से भी जानते हैं, कोडाईकनाल कह दो, कोडाई कह दो, है ये भारत के दक्षिणी हिस्से में तमिलनाडु में है। और का इसमें डिंडुगुल जिले में, इतना याद नहीं रखना, इतना याद रखना है कि कोडाईकनाल है वो एक कृत्रिम झील है और तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अच्छा, कृत्रिम झील किसी ने बनाया होगा? तो बिल्कुल 1863 के अंदर वहाँ का कलेक्टर था सर वेरे हेनरी लेविंगे लेविंगे। तो वेरे हेनरी लेविंगे ने बनाया था, 1863 में बनाया था। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखो कि दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में कोडाईकनाल झील अवस्थित है, जो एक प्रकार की कृत्रिम झील है। ठीक है, वैसे और याद रखने वाली बात है, रेणुका जी झील कहाँ पे है? रेणुका जी झील हिमाचल प्रदेश में। नैनीताल झील कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ये आपको पता ही है। कोल्लेरू झील, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? बिहार में मानसून है, वर्षा होने का कारण क्या है? पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। तो देखो बिहार में वर्षा होती है दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, सॉरी, किसके कारण? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण बिहार में वर्षा होती है। और जून का महीना बारिश होता है, सितंबर तक रहता है। वही सब, वही भारत में जो वर्षा होती है वही यहाँ बिहार में होती है। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? यानी सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी इसमें से? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी बेलाडीला खान है वो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है इनमें से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बेलाडीला खान इस्पात उद्योग के लिए फेमस है कहाँ पे? तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी श्रृंखला है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़, जो अपना छत्तीसगढ़ राज्य है ना वहां पे। और इसका संबंध किससे है? लोएस्क से। क्यों? यहाँ पे इस्पात बनता है। अब लोएस्क के भंडारण की बात करें तो यहाँ पे जो
जो लोहा पाया जाता है बेलाडीला में, वहाँ हेमेटाइट प्रकार का, हेमेटाइट सबसे बेस्ट कोई लोहा होता है, तो वो पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है? बेलाडीला में। तो याद रखना है बेलाडीला कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ये प्रश्न आते हैं और एक कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कहाँ पे बाबा बुदन है, कहाँ पे बेलाडीला है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा देखो, भारत में अगर लोहे के भंडार की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र, तमिलनाडु, जो दक्षिणी भारत का आ, ये वाला पार्ट है ना, इसमें कॉन्सेंट्रेट है। 95% कोयला जो लोहा है वो इसी क्षेत्रों में, जैसे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इसी में पाया जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों में सही सुमेलित नहीं है, यानी भूतापीय ऊर्जा के स्रोत है, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखो, जो पुगा घाटी है, पुगा घाटी कहाँ पे? तो पुगा घाटी है लद्दाख में। कहाँ पे? ये भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। बाद में जो तपोवन है, तपोवन कहाँ पे है? तो तपोवन उत्तराखंड में है। और यहाँ पे क्या लिखा है? हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारा गलत हो गया। हमें पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा उत्तर ऑप्शन बी कर देंगे। अब झारखंड, यहाँ पे है सूरजकुंड। सूरजकुंड जो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है वो कहाँ पे? झारखंड में। वहीं ताता पानी, तप्त पानी जिसे कहते हैं, वो कहाँ पे? ओडिशा में। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है वो ओडिशा में। अब देखो मोटा मोटी जितने भी भूतापीय स्थल है वो देख लेते हैं। पुगा घाटी जहाँ हमने देखा लद्दाख के अंदर है, मणिकरण है हिमाचल में, और ज्वालामुखी जी, ज्वालाजी से कहते हैं, ज्वालाजी और मणिकरण, ये कहाँ पे? ये भी हिमाचल में। इसके अलावा तपोवन, तपोवन जैसे हमने बात करी उत्तराखंड में। सूरजकुंड जिसे हजारीबाग भी कहते हैं, ये कहाँ पे? झारखंड में। सूरजकुंड कहाँ पे? ठीक है, तो हजारीबाग से तो झारखंड रिलेट कर लोगे, हजारी झारखंड, तो इस प्रकार रिलेट हो जाएगा। सूरजकुंड का ही नाम हजारीबाग है, तो इस प्रकार इसे रिलेट करके याद रखना है कहीं ना कहीं, ताकि एग्जाम में प्रश्न का सॉल्यूशन हम कर पाए। तत्तापानी ये बलरामपुर छत्तीसगढ़ में, और तप्त पानी, ताता पानी है ये छत्तीसगढ़ में, लेकिन अगर तप्त पानी आता तो ओडिशा में। अनहोनी छिंदवाड़ा में। अनहोनी कहाँ पे? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर महाराष्ट्र, गुजरात का पश्चिमी तट है, वहाँ पे भी है। तो ये बाकी जो मोटा मोटी जो स्रोत है हमने देख लिए, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यताओं में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यताओं के संदर्भ में इन कथनों को पढ़ना है और हमें बताना है कि कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। ये एक नगरीय या शहरी सभ्यता तथा व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो बिल्कुल सत्य कथन है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। तो इस प्रकार यह कथन भी सत्य हो जाता है। और तीसरा कथन है कि सुरकोटड़ा एकमात्र सिंधु स्थल है जहां से वास्तव में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। तो घोड़े के अवशेष प्राप्त होना अलग बात है और घोड़े के पैरों के निशान होना अलग बात है। तो वास्तव में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। कहां से? सुरकोटड़ा से। तो इस प्रकार ये तीनों ही कथन सत्य, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये तीनों ही कथन सत्य हैं, ये सभी सत्य हैं। तो इसके बारे में जो चर्चा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ये सुनियोजित नगर नियोजन व्यवस्था थी, ठीक है। ग्रिड शैली में बसावट थी, ठीक है, क्योंकि ग्रिड शैली इस प्रकार जैसे मतलब समानांतर रूप से बटी हुई थी, और सड़कें सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी इस तरह से। और चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ के दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। दुर्ग के अवशेष कहाँ नहीं मिले हैं? तो चन्हूदड़ो में दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्थल हड़प्पा सभ्यता का था वो था मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और सुरकोटड़ा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वास्तव में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सार्वजनिक स्नानागार मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन से? हमसे पूछ रहा है यजुर्वेद की नहीं, इनमें से शुक्ल यजुर्वेद की। यजुर्वेद के दो पार्ट है, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता इनमें से कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा वाजसनेयी संहिता है, वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कौन सी? वाजसनेयी संहिता का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। अब देखो यजुर्वेद के बारे में जो मोटा मोटी बातें हैं, वैसे इतना ज्यादा डीपली इन चीजों को रटना नहीं है, लेकिन चलो एक दो बात जितनी भी माइंड में सेट होती है एक बार ध्यान से सुन लो। यजुर्वेद, यजुर का वेद का मतलब, यजु मतलब सूत्रों का वेद, यानी इसमें सूत्र दिए हुए हैं। इसमें यज्ञ के समय में बोले जाने वाले मंत्र और नियम, यानी जिस समय यज्ञ किए जाते हैं तो कौन से मंत्र बोले जाएंगे, कौन से नियम विधि पालन की जाएगी, इसकी चर्चा यजुर्वेद में की। अब इसी वेद में राजसूय यज्ञ के बारे में बात की गई है, और वाजपेयी यज्ञों की बारे में सबसे पहले उल्लेख
यजुर्वेद में की गई है। यानी राजसूय और वाजपेयी जो यज्ञों के प्रकार बताए गए ना, उनकी चर्चा यजुर्वेद में की गई है। अब यजुर्वेद के दो भाग माने, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद है वो ज्यादा पुराना है, इसमें सूक्तों के साथ गद्य टिप्पणियां भी है। शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ पद्य हैं, गद्य नहीं है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं कौन कौन सी है? तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं हैं, शुक्ल की केवल एक संहिता है जिसे हम वाद से नहीं कहते। जैसे प्रश्न आया था ना, वाद से नहीं संहिता है शुक्ल यजुर्वेद की, लेकिन कृष्ण की 4 संहिताएं कौन कौन सी है? एक तो है काठक, एक कपिष्टल, एक मित्रायणी, एक तैत्तिरेय। अब देखो, आप कहोगे कि मुझसे काठक, कपिष्टल, मित्रायणी और तैत्तिरेय याद नहीं होती, और कई बार आरपीएस इस प्रकार के टिपिकल प्रश्न पूछ लेती है। तो आपको इतना पता है कि शुक्ल यजुर्वेद में वाद से नहीं है, बाकी का संबंध शुक्ल से नहीं है, तो बाकी जो बच गई काष्ठ, कपिष्ठल, मित्रायणी और तैत्तिरेय किससे संबंधित है? ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो काण शाखा है, एक मंदाग्नि शाखा है। यजुर्वेद अधर्वी पुरोहितों की दिग्दर्शिका पुस्तिका है, मतलब पुरोहित है ना, जो पंडित लोग हैं, वो कर्मकांड वगैरह इसमें वर्णित किए हुए हैं। ठीक है, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक, जो यजुर्वेद है इसका लास्ट पार्ट ईशोपनिषद है। और ईशोपनिषद में क्या कहा गया है? इसमें कर्मकांड की तुलना न होकर आध्यात्मिक चिंतन किया गया है। चिंतन मतलब जिसमें वाद विवाद हो, जिसमें किसी चीज के पीछे गहरी मंत्रणा चिंतन किया गया हो। ठीक है, तो यजुर्वेद के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें आपको याद हुई उतना ठीक है, जितना समझ में आया उतना ठीक है। इनमें से कौन सी साहित्य कृति विस्तार पूर्वक ये कहती है कि जो नंद है उनको चंद्रगुप्त मौर्य और उन्होंने कौटिल्य को साथ में लिया और नंदों को वहां से भगा दिया? तो कहां वर्णित किया गया है ऐसा? परिशिष्ट पर्वण में, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में, बाणभट्ट के हर्षचरित में, या विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम में? अब देखो, विशाखदत्त के 2 दे दिए इसमें कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर नंदों को भगा दिया था, ये मुद्रा राक्षस में वर्णित है। कहां पे? मुद्रा राक्षस में वर्णित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो, चाणक्य की सहायता से और उनके कुशल निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। लेकिन मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए आवश्यक क्या था? नंद वंश को भगाना। तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उनके पद से हटा दिया और उनका अपमान किया। चाणक्य ने शपथ ली कि वह उसके परिवार को, उसके वंश को निर्मूल करके नंद वंश से बदला ले लेगा, और उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा किया, क्योंकि बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे जो अपने चाणक्य है। वो मुद्रा राक्षस है, वो ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो संस्कृत में लिखा गया है। रचयिता कौन है इसके? विशाखदत्त, और ये 4वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात व्रत के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अभूतपूर्व विश्लेषण मिलता है। यानी चाणक्य के बारे में जो बढ़िया जानकारी मिलती है, वो कौन सा ग्रंथ है? वो है अपना मुद्रा राक्षस। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पल्लवों के शिलालेखों में सभा सहित कई स्थानीय सभाओं का उल्लेख मिलता है। जो पल्लव है, उन्होंने जो शिलालेख लगाए उसमें सभा की बात करी गई, स्थानीय सभा की बात की गई। सही बात है क्या? दूसरा कथन है, यह सभा उप समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। यानी पल्लव जो सभा बनाए थे, उस सभा के भी पार्ट थे, उप समितियां बनाई गई थी, उसके माध्यम से कार्य करते थे। जैसे सिंचाई समिति हो गई, कृषि समिति हो गई, सड़क समिति, स्थानीय मंदिर समिति, इस प्रकार से। तो क्या ये सत्य है? तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। कैसे? देखो, पल्लव है ना, वो सभा का उल्लेख उनके शिलालेखों में किया गया, यानी सभा का महत्व रखते थे, और उस सभा को भी कई छोटे छोटे पार्टों में यानी समितियों में बांटा गया था। पल्लवों की बात करें तो 3वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में एक प्रमुख राजवंश के रूप में ये रहे और अपने प्रशासनिक ढांचे के लिए जाने जाते थे। देखो, 3वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी यानी लगभग 600 साल, 600 साल तक शासन करना सामान्य बात नहीं होती है। तो प्रशासनिक ढांचा बढ़िया होगा तभी 600 साल शासन हो पाएगा। और इसमें स्थानीय सभाएं शामिल थी। स्थानीय सभाएं, ऐसे सभा एक थी। तो सभा गांव में वयस्क पुरुषों की एक लोकतांत्रिक संस्था होती थी, और गांव के प्रशासन के लिए सभा ही जिम्मेदार होती थी। नहीं, जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए वयस्क पुरुष है, वो सभा, उनसे मिलकर सभा बनती थी, और वो सभा क्या करती थी? सभा करती थी गांव का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। निम्नलिखित में से कौन सा है गांधार शिला की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? एक बात तो कह रहे हैं कि वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे गए दिखाए गए, तो ये सत्य माना जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि सदैव अभय मुद्रा में दिखाए गए, तो ये गलत है।
वो सदैव अभय मुद्रा में नहीं दिखाए गए, उनके कान लंबे दिखाए गए तो ये कथन सत्य है। वे कभी मुंडित सर नहीं दिखाए गए, उनके बाल दिखाए गए तो ये बात भी सत्य है। अगर देखो बात करें गांधार शैली की, तो गांधार कला और स्थापत्य देखो ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदू यूनानी, रोमन और ग्रीक, बुद्ध और हिंदू, हिंदू और यूनानी, इनका कॉम्बिनेशन माना गया है। ठीक है। और मानव शरीर की इसमें सुंदर रचना, मांसपेशियों को बेहतर दिखाया गया है, पारदर्शक वस्त्र और उसकी सलवटें बहुत महत्वपूर्ण है, अनुपम नक्शा नक्काशी विशेषता है। गांधार शैली में बुद्ध की जीवन घटनाएं मुख्य विषय रहे हैं। यानी गांधार शैली में विषय क्या रहे, तो बुद्ध की जीवन घटनाएं, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की अधिकता रहेगी, सीधी सी बात है, बुद्ध से संबंधित है। जातक कथाओं का चित्रण भी इसमें किया गया है। और ये शैली यूनानी भारतीय शैली का मिश्रण रूप है, यानी भारतीय शैली यूनानी शैली मिलकर क्या बन गई, गांधार शैली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी कुछ पुस्तकें हैं किसकी रचना किसने नहीं करी है। तो देखो गौड़वहु, इन्होंने वाकपति है ना, इन्होंने गौड़वहु की रचना की। गौड़वहु नाम का जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने करी, वाकपति ने करी है। किसने करी है, वाकपति ने करी है गौड़वहु की रचना। इसके अलावा कथा सरित सागर की रचना किसने करी है, तो सोमदेव ने करी है। कथा सरित सागर आपको पता है 10 कुमार चरित दंडिन ने करी है। ठीक है। अब नव सहसांग चरित किसने करी है, तो नव सहसांग चरित है वो पद्मगुप्त परिमल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, पद्मगुप्त परिमल के द्वारा। नव सहसांग चरित पद्मगुप्त परिमल के द्वारा लिखा गया है और इसमें परमार वंश के बारे में बात की गई है। ठीक है। नव सहसांग चरित पद्मगुप्त परिमल परमार वंश के बारे में बात की गई है। और वाकपति, इन्होंने गौड़वहु की रचना करी थी। इसकी गौड़वहु नाम की जो किताब है इसकी रचना किसने करी है, वाकपति ने करी है। कथा सरित सागर जैसे हमने बात करी, सोमदेव ने इसकी रचना करी है। और कुल्लू कांगड़ा के जो राजा की पुत्री थी और कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मनोविनोदार थे, मतलब किसी के पढ़ने के लिए किताब की रचना करती थी सोमदेव ने। और 10 कुमार चरित जिसे हम दंडिन कह दो, दंडी कह दो, है ना, इन्होंने 10 कुमार चरित की रचना करी है। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की नींव किसने रखी, दिल्ली सल्तनत में पहले अफगान वंश की नींव किसने रखी थी, तो बहलोल लोदी है। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में अफगान वंश की नींव रखी थी। कब, 1451 में। और आलम शाह को इसने हराया था, बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने और मतलब लोदी वंश की स्थापना करी जो कि अफगानी था। अब लोदी वंश में 3 प्रमुख शासक हुए, एक तो बहलोल लोदी, एक सिकंदर लोदी, एक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाद में राणा सांगा ने हरा ही दिया था। अब बहलोल लोदी 1451 में राजा बना, पहला अफगान शासक था। 1451 से 1489 तक रहा, फिर 89 से 1517 तक सिकंदर रहा, फिर 1517 से 1526 तक मरते गिरते इब्राहिम लोदी रहा। और ये जो बहलोल लोदी था ये गिजलाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा है, उसका भाग हुआ करता था अफगानिस्तान के। इसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की और दिल्ली गद्दी पे बैठा। कब, 19 अप्रैल, डेट याद नहीं रखनी है लेकिन ये सन याद रखना है, 1451 में गद्दी पे बैठा था। ठीक है। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी, बिल्कुल सत्य बात है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में संगम वंश के कृष्णदेवराय ने की थी, ये गलत बात है क्योंकि इसकी स्थापना तो हरिहर और बुक्का ने करी थी। और तीसरा कथन है कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला सत्य है और कृष्णदेवराय सबसे प्रसिद्ध है, ये तीसरा भी सत्य हो जाता है। और दूसरा हमने देखा कि हरिहर और बुक्का ने करी थी, तो इसका मतलब कृष्णदेवराय ने तो नहीं की, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, तो ये ऑप्शन बी में हो गया, तो हमारा उत्तर ऑप्शन बी हो गया। अब देखो विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित थी क्योंकि लंबे समय तक शासन रहा। राज्य राजा की सभी शक्तियों का प्रमुख केंद्र। प्रशासनिक परिषद में राजा की सहायता करती थी, जो मंत्री परिषद है वो राजा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सहायता करती थी। साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य उसे कितने प्रांतों में बांटा गया था, 6 प्रांतों में बांटा गया था। इसे विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य दोनों का नाम था, यानी विजयनगर एक शहर भी था, एक साम्राज्य का नाम भी विजयनगर का पड़ा। स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने करी थी। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात 1986 यानी 1986 जो यूनेस्को है, जिसे हम यूनाइटेड नेशन
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसने जो अपने हम्पी विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र, इसे विश्व धरोहर के रूप में सूचित किया। कब? 1986 में। दोहरिया का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोहरिया का युद्ध हुआ था मुगल और अफगानों के मध्य। अब हुआ कब दोहरिया का युद्ध? तो 1535 में हुआ। तो देखो 1535 आएगा तो दिमाग में कौन आएगा? मुगल कौन था? हुमायूं, ठीक है। और अफगान कौन था? शेरशाह। लेकिन इस समय हुमायूं शेरशाह से जीत गया था, और दोहरिया का युद्ध मुगल और अफगानों के मध्य हुआ था और 1535 में हुआ था। और शेरशाह आया था अफगानों की तरफ से, और मुगलों की तरफ से कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक किले का निर्माण कराया था, या पुस्तकालय का निर्माण कराया था। किला कह दो, पुस्तकालय कह दो। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर में किसके द्वारा बनाया गया? अलाई दरवाजा बनाया किसके द्वारा? तो देखो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसने बनाया था अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी, इसने जो प्रमुख इमारतें बनाई या प्रमुख स्ट्रक्चर बनाए, उसमें एक तो अलाई दरवाजा हो गया। एक 1000 खंबा महल भी इसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। एक सीरी का किला भी बनाया था इसने, ठीक है। और इसने राजत्व के ईश्वरीय सिद्धांत का पालन किया। उसने कहा कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और जासूसी प्रणाली है उसको पुनर्गठित किया। इसने सामाजिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और कालाबाजारी रोक दी पूरी तरह से, क्योंकि जासूस रखेंगे, जासूस रहेंगे तो कालाबाजारी कहाँ से होगी। एक स्थायी सेना बनी खुद की, फिक्स सेना, उसको फिक्स सैलरी, और राजस्व लेंगे जनता से, बोले कि कैश चाहिए हमें, कोई ये नाच पात नहीं चाहिए फालतू का जमेला। और हिंदुओं के प्रति इसने भेदभाव की नीति अपनाई, बिल्कुल अपनाई। इसने जजिया कर लगाया, चराई कर लगाया जो कि हिंदुओं पे लगाया, गृह कर लगाया जो कि हिंदुओं पे लगाया। तो इस प्रकार हिंदुओं के प्रति इसने भेदभाव की नीति रखी। अब देखो प्रश्न बनता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी इसने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए? तो अलाई दरवाजा, 1000 खंबा महल और सीरी का किला। अलाई दरवाजा, 1000 खंबा महल, सीरी का किला किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब निम्नलिखित कवि है, उनका कालक्रम बताना है, सबसे पुराना कौन सा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो देखो सबसे पुराने तो इनमें से कालिदास। कालिदास के बाद में कौन आते हैं? कालिदास के बाद आते हैं कबीरदास। सबसे पहले, तो सबसे पहले हो गए कालिदास। कालिदास के बाद में कबीरदास, कबीरदास के बाद सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर गालिब। तो तुलसीदास की बात करें तो ये सगुण भक्ति की, राम भक्ति करते थे। रामायण की रचना करी उन्होंने, जो अवधी भाषा है उसमें। अच्छा, सिर्फ रामायण की रचना की है, कुछ और भी लिखे? रामायण नहीं, इसका नाम जो इन्होंने नाम दिया था रामचरितमानस, ये रामायण नहीं है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने करी थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने करी थी। साथ ही इन्होंने कुछ और किताबें लिखी, जिसमें गीतावली हो गई, कवितावली हो गई, विनय पत्रिका हो गई, दोहावली हो गई, रामलला नहचू। तो प्रश्न आएगी कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामलला नहचू किसकी रचना है? आप कह दो कि तुलसीदास की तो नहीं है, उन्होंने तो रामचरितमानस रची है। तो भैया और किताबें तो रच रखता है ना वो। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामलला नहचू भी रचना की है। सूरदास ये अकबर के समकालिक थे, और ये भी मतलब तुलसीदास भी अकबर के समकालिक है। और क्रम से देखें तो सबसे पहले कालिदास, उसके बाद कबीर, उसके बाद सूर, फिर तुलसी, फिर गालिब। गालिब सबसे अंत में, कालिदास सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई? तो देखो मिफ्ताहुल फुतूह, ये अमीर खुसरो ने लिखी है, बिल्कुल लिखी है। नूहे सिफर लिखी है। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखी है, तो रट चुके बहुत ज्यादा बार। आईन अकबरी, तो आईन अकबरी तो अबुल फजल ने लिखी है ना मेरे भाई, है ना। तो ये अमीर खुसरो कैसे लिख सकते हैं? तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लिखी है अबुल फजल ने, अबुल फजल। अब देखो अबुल फजल ने ना जो ये लिखी है क्या, आईन अकबरी, इसके 3 पार्ट है। इस तीनों पार्ट को कंबाइंड पे तो आईन अकबरी कहते हैं, लेकिन जो इसका तीसरा पार्ट है इसे क्या कहते हैं? अकबरनामा कहते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार बनता है कि अकबरनामा की रचना किसने करी? तो भी अबुल फजल ने ही करी है। और इसके अलावा जो बाकी किताबें वो अमीर खुसरो ने लिखी है, ये एक बार याद कर लेते हैं। मिफ्ताहुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह, दो तो फुतूह हो गए, एक हो गए नूहे सिफर, नूहे सिफर, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यपगत का सिद्धांत क्या है? तो देखो व्यपगत का सिद्धांत एक प्रकार की हड़प नीति थी। अंग्रेज है ना, वो भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। अब उनकी भारतीय राजाओं से संधि हो रखी थी, तो उस आधार पे उन्होंने क्या किया, ये बेस बनाया कि जिस राजा के संतान नहीं है ना, वो अब मतलब उसका राज्य अंग्रेज ले लेंगे। तो यही डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स कहा गया। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पे पूरी तरह से बंदी लगा दी, रोक लगा दी, और भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। पहली श्रेणी के राज्य जो पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में थे, और उन राज्यों पे गोद लेने की पूरी तरह से पाबंदी लगा दी।
बोले कि आप गोद नहीं ले सकते। दूसरे दूसरे राज्य वो जो उनको राजाओं को कहा कि भाई साहब आप गोद लेते हो ना, तब अंग्रेज सरकार की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। और तीसरे वो राजा थे जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, के प्रति लगाया गया। तो पहली और दूसरी श्रेणी के शासक थे, उन उनके लिए ही व्यक्तिगत का सिद्धांत फॉलो होता है जो डलहौजी लेके आया था। अवध, सतारा, ये झांसी, ये सारे है ना, इन्होंने हड़प लिए थे इस नीति के तहत। कुछ किताबें हैं, हमें बताना कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। देखो अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? तो जो हमारे लाला लाजपत राय है ना, उन्होंने लिखी है अनहैप्पी इंडिया। किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। गीता रहस्य तो हमारे लाल बाल पाल में से बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने गीता का रहस्य लिखा है। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे किसने लिखा है? तो रजनी पाम दत्त, रजनी पाम दत्त ने इंडिया टुडे लिखा है। और ए नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार क्या बनेगा? 2-1-4-3 कहाँ पे है? 2-1-4-3 ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किताबें इनको फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा अनहैप्पी इंडिया, तो इंडिया अनहैप्पी है, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त ने लिखा है। ए नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। बंदी जीवन, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है। किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। इंडियन होम रूल, ये महात्मा गांधी ने लिखा है। और इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने। इंडियन होम रूल, ये किताब ध्यान रख लेना। आप होम रूल सोच के या तो एनी बेसेंट लगा के आ जाओगे या बाल गंगाधर तिलक लगा के आ जाओगे। ये महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है। साथ ही टेस्ट सीरीज में इनरोल करो भाई, क्योंकि 10 हाई क्वालिटी के टेस्ट है। प्रश्न कैसे, क्वालिटी कैसे है, आपके सामने वीडियो व्याख्या से स्पष्ट हो ही रहा है। तो प्ले स्टोर पे जाओ, मुलान एकेडमी जो एप्लीकेशन है अपनी, इसे इंस्टॉल कर लो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो और एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। वहाँ पे RAS सफलता सीरीज नाम से एक टेस्ट है जिसको 101 रुपये मिल जाएगा। आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा NIR100, तो आपको डिस्काउंट हो हुआ कि ये कोर्स 101 में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।